नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली में हुई एक ऐसी वारदात की बात करने जा रहे हैं जिसने ना बल्कि पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था, बल्कि क्राइम की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और इस वारदात की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये रही कि इस वारदात ने दो दो दिल्ली पुलिस के दो दो सुपर कॉप का पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। कैरियर इस तरीके से कि एक समय पे ये लोग, ये जो सुपर कॉप थे, ये दिल्ली पुलिस के आने वाले टाइम में पुलिस कमिश्नर बनना था। लेकिन एक ऐसी आंधी चली जिसने इन आईपीएस का कैरियर तबाह कर दिया और ये सुपर कॉप ही रह गए, लेकिन कमिश्नर की पद तक नहीं पहुंच पाए। ये एक बड़ी वारदात थी। 25 अगस्त 2013 को ये वारदात हुई। इस वारदात के 3 किरदार थे। एक, दिल्ली की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल। दूसरा, दिल्ली का दाऊद कहने वाला कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया। और तीसरी, जो दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप यानी कि दिल्ली पुलिस। ये वारदात शुरू होती है 25 अगस्त 2013 को। सुबह सुबह का वक्त था। तिहाड़ जेल के बैरकों में उस टाइम हलचल मची हुई थी, क्योंकि यही वो समय होता है जब कैदियों को बैरक से निकालकर विभिन्न कोर्ट के अंदर पेशी के लिए ले जाया जाता है। तिहाड़ जेल के कैदियों को ले जाने वाली वैन तिहाड़ जेल के गेट पर लग चुकी थी। तैयारियां जोरों पर थीं। सभी कैदियों को एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कल उनकी तारीख है, इसलिए कैदी भी अपनी अपनी बैरक में तैयार थे कि उन्हें तारीख पे जाना है। यहीं पर कुछ ऐसा हुआ। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि लाने और ले जाने का जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के पास है। यानी कि 3rd बटालियन कैदियों को लाती और ले जाती है, यानी कि जेल से वैन के अंदर ले जाना और वैन से कोर्ट तक ले जाना और कोर्ट से फिर जेल के अंदर कैदियों को छोड़ना। ये दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के पास ये जिम्मेदारी है। लेकिन कैदियों को बैरक से गाड़ी तक लाना और गाड़ी के अंदर चढ़ाना, ये जो काम है ये तिहाड़ जेल प्रशासन करता है। यानी कि वो सम्मन के हिसाब से कोर्ट जिन जिन को नोटिस करती है, कोर्ट जिन जिन के लिए वारंट में बुलाती है, उनको प्रॉपर चेक करके और जिस जिस कैदी को जहां से ले जाना होता है उसकी पूरी तरीके से पहचान करके, जांच पड़ताल करके उसे संबंधित वैन में बैठा दिया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो घोटाला होता है, सबसे बड़ा जो घपला होता है, ये यहीं पर होता है। दरअसल है क्या कि यहाँ पर जेल प्रशासन के सामने मोटी रिश्वत फेंक कर बड़े बड़े गैंगस्टर अपने हिसाब से प्रशासन को चलाने की कोशिश करते रहते हैं और वो चलाते भी हैं। पिछले दिनों जैसे आपने देखा होगा टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर। तो ये सारे जो मामले हैं, ये तिहाड़ जेल में बंद या किसी भी जेलों के अंदर बंद जो कुख्यात कैदी हैं, वो इस तरीके से अंजाम देते हैं कि वो पूरे प्रशासन को पैसा देकर खरीद लेते हैं। बहुत क्लियर सी बात है। 2013 के उस दौर में जो तिहाड़ जेल के डीजी थे वो आलोक वर्मा थे। आलोक वर्मा याद है ना आपको, जो बाद में सीबीआई के डायरेक्टर बने, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, तिहाड़ जेल के बाद डीजी तिहाड़ से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बने कुछ समय के लिए। और फिर अपनी अप्रोच के चलते आलोक वर्मा
सीबीआई डायरेक्टर बन गए, जहां पर उनकी जो सीधी लड़ाई थी वो उनके बाद के पुलिस कमिश्नर अस्थाना के साथ थी। और अस्थाना और मोदी अमित शाह से डायरेक्ट टक्कर हो गई थी उनकी राफेल मसले को लेकर। आपको याद है, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो आलोक वर्मा उस टाइम पर डीजी तिहाड़ हुआ करते थे। शाम को जो जेल वैन थी उसमें ऐसे कैदियों को कभी नहीं बिठाया जाता है। कुछ कैदी क्या होता है, जो कुख्यात गैंगस्टर्स होते हैं, वो अपनी पहले ही अर्जी लगा देते हैं प्रशासन के पास कि हमें फला गैंग के साथ नहीं भेजा जाना है। और ऐसा ही जो काम था वो पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने भी किया था, क्योंकि ये दोनों जो गैंगस्टर थे वो नीतू दावोदिया गैंग के थे। और नीतू दावोदिया गैंग और नीरज बवानिया गैंग से नीतू दावोदिया गैंग की आउटर दिल्ली के अंदर तगड़ी दुश्मनी चल रही थी। दोनों की अदावत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों ही गैंग्स के दर्जनों बदमाश मारे जा चुके थे। नीतू दावोदिया बहुत कुख्यात बदमाश था। नीरज बवानिया को लगातार टक्कर दे रहा था। नीरज बवानिया को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और नीरज बवानिया और नीतू दावोदिया दोनों बुरी तरीके से आपस में दोनों गैंग टकरा गए। अब क्योंकि बाद में नीतू दावोदिया की बताया ऐसा जाता है कि नीतू दावोदिया के बारे में सूचना दी गई थी तिहाड़ जेल से, और तिहाड़ जेल से क्राइम ब्रांच को सूचना देकर नीतू दावोदिया को वसंत कुंज इलाके में एक एनकाउंटर के अंदर मार दिया गया। इसके बाद गैंग की जो कमान थी वो पारस उर्फ गोल्डी के पास थी, और दोनों ही गैंगस्टर पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला दोनों तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन अंदर से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। नीरज बवानिया भी अपने गैंग को अंदर से ही आज भी ऑपरेट करता है। इसी दरमियान हुआ क्या कि रोहिणी कोर्ट में जब इन बदमाशों की पेशी हो गई, उस दिन तिहाड़ प्रशासन ने एक गलत काम ये किया रिश्वतखोरी के चलते कि उसी वैन में, जिस वैन में नीरज बवानिया गैंग के 7 गैंगस्टर सवार थे और उनकी रोहिणी कोर्ट के अंदर पेशी थी, तो उसी वैन के अंदर मना करने के बावजूद तिहाड़ प्रशासन ने कट्टर दुश्मनों को, यानी कि पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला दोनों गैंगस्टर को नीरज बवानिया वाली वैन के अंदर ही चढ़ा दिया। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक था। कोर्ट के अंदर पेशी भी हो गई, लेकिन कोर्ट लॉकअप से लेकर जब वैन इन गैंगस्टर्स को चली तो अचानक नीरज बवानिया अपने गैंग के साथ जैसे ही वैन पीतमपुरा इलाके में पहुंची, ये गैंगस्टर्स इन दोनों बदमाशों पर टूट गए। हालत ये हुई कि चीख पुकार मचती रही। बदमाश लगातार इनको दोनों को, पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला को मारते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई बचाव नहीं किया। पुलिस मूक दर्शक बनकर, जो 3rd बटालियन के जवान जो सुरक्षा में तैनात थे, बल्कि एक गाड़ी इस वैन को, इस जेल वैन को एस्कॉर्ट भी कर रही थी, ये सारे पुलिस वाले खड़े होकर खिड़कियों से बाहर खड़े होकर देखते रहे और अंदर दोनों बदमाशों को पीट पीट कर, सर पटक पटक कर इस कदर मौत के घाट उतार दिया गया कि बताया जाता है कि दोनों बदमाशों की आंखें तक बाहर आ गई थी, सर कुचल दिए गए थे, चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। तो नीरज बवानिया और नवीन उर्फ बाली, इन्होंने, इन पूरे गैंग ने मिलके 7 गैंगस्टर्स ने इन दोनों गैंगस्टर्स को, बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस 1 घंटे की लड़ाई के अंदर पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, किसी ने कुछ नहीं किया और दोनों बदमाश मौत के घाट उतार दिए। अब यहीं से खेल शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस
के सुपर कॉप के बीच लड़ाई का। ये वो दौर था जब दिल्ली पुलिस को एक नया पुलिस कमिश्नर मिलने वाला था, और उस टाइम दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हुआ करते थे वो भीमसेन बस्सी थे। भीमसेन बस्सी के दो सबसे खासम खास जो सिपाह सालार थे, यानी कि स्पेशल सीपी थे, वो सुपर कॉप दीपक मिश्रा और सुपर कॉप धर्मेंद्र कुमार थे। मामला बहुत गंभीर था, लड़ाई बहुत बड़ी थी। पूरे मामले के अंदर खबरें चलने लगी, हम लोग भी पूरे छानबीन करते थे, खबरें लिखा करते थे। लेकिन ये सारा मामला इस तरीके से इस कदर चला कि खबरों के उस दौर में, क्योंकि आलोक वर्मा डीजी तिहाड़ थे, और जो डीजी तिहाड़ होता है, माना यह जाता था उस समय पर, इस तरीके से माना जाता था कि जो डीजी तिहाड़ है वो अगला पुलिस कमिश्नर होगा। और आलोक वर्मा पहले ही छाती ठोक के कह चुके थे कि मैं अगला दिल्ली पुलिस कमिश्नर हूंगा। लेकिन इस दौर के अंदर वो खबर हमने सबसे पहले मैंने ही ब्रेक की थी। इस दौर के अंदर, इस दौर में दीपक मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार का नाम भी शामिल था, जो बाद के पुलिस कमिश्नर बने। इत्तेफाक से वो बारी से नहीं बने। जो अमूल्य पटनायक साहब थे वो बारी से नहीं थे, उनका नंबर कहीं भी नहीं था, लेकिन ये दो का नंबर था। हालांकि स्पेशल कमिश्नर वो भी हुआ करते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं था, क्योंकि वो इनसे बैच वाइज पीछे थे, एक कदम पीछे। अब सारी कहानी इस तरीके से चली और रोज खबरें लिखी जा रही थी। तो आलोक वर्मा को उनके जो चंपू पुलिस अफसर थे, उन्होंने तिहाड़ में ये बात पहुंचाई कि ये सारा जो खबरें जो प्लांट करा रहे हैं, वो खबरें यही दोनों पुलिसकर्मी करा रहे हैं, ताकि आप पुलिस कमिश्नर ना बन पाओ। हमारे सूत्र जो बताते हैं, जो हम उस टाइम पर जो करते थे, जो हमारे सोर्सेज ने बताया, इस बात को लेके वो लगातार आलोक वर्मा के खिलाफ खबरें करा रहे। ये बात आलोक वर्मा को नागवार गुजरी, और वो इस कदर नाराज थे इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों से कि बाद में जब वो आलोक वर्मा पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस बने, तो ये जो अदावत थी इन पुलिस अधिकारियों से इतनी इस कदर थी कि जो झंडा सलामी का जो एक प्रोसेस होता है दिल्ली पुलिस में पुलिस कमिश्नर का, तो वो सर्कल में घूम के, और जो नेक्स्ट टू होता है वो उसके साथ पुलिस हेडक्वार्टर के अपने कमरे तक जाता है। लेकिन क्योंकि दीपक मिश्रा थे, तो दीपक मिश्रा वहां खड़े थे। लेकिन आलोक वर्मा की कड़वाहट इस कदर थी कि वो दीपक मिश्रा की तरफ ना जाकर, ये पहली बार हुआ कि वो सलामी करने के बाद उसी रास्ते से वापस आए और सीधे अपने कमरे में चले। वहां पर भीमसेन बस्सी से उन्होंने पदभार संभाला, और पदभार संभालने के बाद उन्होंने पहली ही मीटिंग के अंदर धर्मेंद्र कुमार को इसलिए डांट पिला दी कि उनके मोबाइल का मैसेज वाली घंटी बज गई। इसके बाद ये कड़वाहट इस कदर हो गई थी कि बाद में दोनों ही पुलिस अफसरों ने अपने तबादले अलग अलग डिपार्टमेंट में करा लिए। एक सीआईएसएफ चले गए, दूसरे सीआरपीएफ चले गए। अब आलोक वर्मा रह गए थे। आलोक वर्मा ने अपना काम करना शुरू किया, काम अच्छा भी किया। लेकिन इसके बाद जब वो सीबीआई के डायरेक्टर कुछ ही महीनों बाद बने, तो जाते जाते वो अमूल्य पटनायक का नाम ले गए, और उन्होंने एक एक मंजूरी ये भी लेनी होती है कि जो पुलिस कमिश्नर होते हैं उनसे पूछा जाता है कि कौन आपके हिसाब से बनने लायक है। तो उन्होंने अमूल्य पटनायक को के नाम को आगे बढ़ा दिया, और अमूल्य पटनायक इत्तेफाक से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बन गए। लेकिन इसके बाद दोनों ही इन अफसरों के पास इतना समय नहीं बचा था कि उनको पुलिस कमिश्नर लगाया जाता, और दोनों इतने सुपर कॉप होने के बावजूद बिना पुलिस कमिश्नर बने ही रिटायर हो गए। ये सारी चीज
आपको जो ये सारी जानकारी दी गई, इसमें एक चीज और छूटती है जो बता देनी चाहिए। दरअसल नीतू दाबोदिया और नीरज बवानिया गैंग के बीच जो दुश्मनी थी वो तो थी, लेकिन आखिर नीरज बवानिया ने इन दोनों बदमाशों को इसने बुरी तरीके से बुरे कदर क्यों मारा, इसका एक कारण था। हमने एक खबर भी लिखी थी उस टाइम पे। दरअसल हुआ क्या कि जब नीरज बवानिया जेल चला गया तो उसके बाद नीतू दाबोदिया गैंग की कमान संभाल रहे पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप भोला को ये बात पता चली कि नीरज बवानिया के पीछे जो सबसे बड़ा जो उसका सपोर्ट है, उसका ढाल है, वो उसका मामा और कांग्रेस के टिकट पे जीत के आया एमएलए रामवीर शौकीन थे। रामवीर शौकीन ही फाइनेंस करते थे, रामवीर शौकीन ही नीरज बवानिया को बचाते थे और रामवीर शौकीन के इशारे पर ही नीरज बवानिया इतना बड़ा था। तो ये सारा शक इन दोनों नीतू दाबोदिया गैंग को हो गया था। तो नीरज बताया जाता है कि नीरज दाबोदिया गैंग ने पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप भोला ने एक 47 AK-47 रामवीर शौकीन के खेतों में दबा दी और रामवीर शौकीन के खेतों में दबाने के बाद पुलिस को इस बात की खबर भी कर दी। तो पुलिस ने जब वहां से खेत में खुदाई करके 47 बरामद की और रामवीर शौकीन को इस मामले में अरेस्ट कर लिया। ये बात ताकि इसका शक नीरज बवानिया पे जाए और रामवीर शौकीन और नीरज बवानिया की आपस में दुश्मनी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मामा भांजे ने दोनों ने आपस में सलाह करके ये बात पता लगा ली कि ये एक साजिश थी दोनों को लड़ाने की और ये गलत तरीके से पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने ये 47 यहाँ दवाई थी, क्योंकि जिन लोगों से इन्होंने 47 खरीदी थी वहां से पता चल गया कि 47 आखिर खरीदी किसने, आई किसके पास। तो जब ये बात पता लगी, रामवीर शौकीन का पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और इसी बात का बदला लेने के लिए नीरज बवानिया इस कदर आग बबूला था कि उसने जेल वैन के अंदर अपने जो सहयोगी है नवीन उर्फ बाली, उसके साथ मिलकर इन दोनों को मौत के घाट उतारा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि नीरज बवानिया पर कुल 24 मुकदमे दर्ज थे विभिन्न बड़ी बड़ी धाराओं में, हत्या, एक्सटॉर्शन, लूटपाट, फायरिंग, इस तरीके के 24 मामले दर्ज थे, जिनमें से 13 में वो बरी हो चुका है। उस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम 1999 यानी कि मकोका भी लगा हुआ है, जिसमें वो कल बरी हो गया है नीरज बवानिया। अब उसके पास जो सबसे बड़ा मुकदमा बचा है वो मुकदमा बचा है जेल वैन हत्याकांड का, जिसमें इन दोनों बदमाशों को नीरज बवानिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इसमें इस केस में नवीन उर्फ बाली, उसका भाई राहुल उर्फ काला उर्फ सन्नी उर्फ राकेश, सन्नी उर्फ राकेश, दिनेश थापा, सुनील मान, नवीन भांजा उर्फ विक्की, ये बदमाश भी इसमें मुकदमेबाज है। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो डबल मर्डर है जो तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए नीरज बवानिया पर लगा था और इसके अंदर पब्लिक का कोई आदमी नहीं है, 3rd बटालियन के खुद पुलिसकर्मी इसमें आई विटनेस है। तो इस मामले में ये टूटना आसान नहीं लगता है और शायद इसमें इस मुकदमे में नीरज बवानिया और उसके साथियों को एक बड़ी सजा हो सकती है, जिसकी वजह से अभी नीरज बवानिया का जेल से बाहर आना नामुमकिन सा लगता है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे अंडरवर्ल्ड को झकझोर के रख दिया था, क्योंकि नीरज बवानिया इससे पहले एक गैंगस्टर था, लेकिन इस मामले के बाद एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया।
वो हर हाल में अपने आप को दिल्ली का दाऊद घोषित करना चाहता है और सचमुच उसने अपनी इस बात को साबित भी किया है। पिछले काफी समय से वो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पे तो कम से कम राज कर रहा है। हम आपको ये भी बता देते हैं, 15 दिसंबर 2014 को उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से, इससे पहले नीरज बवानिया को बहुत कम लोग जानते थे। आउटर में सोनीपत, पानीपत इस तरफ तो शायद था, लेकिन इस तरफ कम जानते थे। लेकिन 15 दिसंबर 1914 को 2014 को अमित उर्फ भूरा, कुख्यात गैंगस्टर अमित उर्फ भूरा को नीरज बवानिया ने अपने साथियों के साथ उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से फरार करा दिया था। ये कांड नीरज बवानिया ने एक बागपत जेल में बंद कुख्यात बदमाश, कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के कहने पे किया था। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं ये सुनील राठी कौन है, जिन्होंने बाद में मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी जेल के अंदर। मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में गोलियों से छलनी कर दिया था, ये वही सुनील राठी है। तो जिस वक्त अमित भूरा को जेल कस्टडी से भगाया गया था, उस वक्त उत्तराखंड पुलिस से जो एसएलआर और राइफल्स लूटे गए थे वो आज भी बरामद नहीं हुए हैं। तो उसके बाद, इस कांड के बाद नीरज बवानिया सचमुच दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में एक नाम है। इतना ही नहीं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कई स्टेट में उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और वो लगातार आज भी आउटर दिल्ली में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इससे पहले किशन पहलवान और कपिल, इन सब का वहाँ पर गैंगवार चल रहा था, लेकिन आज के समय में वो सब शांत है, सारे मारे जा चुके हैं, या तो पुलिस मुठभेड़ में या फिर आपसी गैंगवार में। लेकिन अब नीरज बवानिया, जो अपने आप को दिल्ली का दाऊद कहता है, वो तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है और इंतजार कर रहा है अपने मामलों को बरी हो जाने का, ताकि वो बाहर की दुनिया से रूबरू हो सके। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।